तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो को बहुत ही मन से देख रहे होंगे। जिनको ये बुक की ज़रूरत है और ये जो वोकेबलरी सीखना चाहते हैं, जो मतलब किसी भी इंग्लिश वोकेबलरी की ये बुक जो वर्ड पावर में डीजीए इसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे ना तो अभी तक बनी हुई हैं और ना तो मुझे पता है कोई बनाने वाला, क्योंकि इट्स टेक टू मच टाइम एंड टू मच हार्ड वर्क बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़, if you are interested in this video, you must be regularly watching our video and give comment for me what I do more for you. So let's be started. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्शनर्स। ठीक है, तो हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्शनर्स। तो दोस्तों, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो हैं ये। ठीक, और आई होप आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे। ठीक, तो अब अपना सेशन ये सेशन 7वां शुरू होने वाला है, सेशन 7, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्शनर्स। ठीक है, प्रैक्टिनर्स या प्रैक्शनर्स शॉर्ट में आप कह सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बुक आपने खोल ली होगी, आपको निकालना है। इसमें पढ़ेंगे, ये टीजर प्रीव्यू है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब मूवियों में जो ट्रेलर होते हैं वही समझ सकते हैं आपके यहाँ पे वो टीजर देते हैं, एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं कि वो इस चैप्टर में क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट प्रैक्शनर्स, देखो जैसे कि इज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा अगर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, समझ रहे हो। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जैसे कि आप बैंक की कर रहे हो तो आपसे क्या कहेंगे, बैंक एस्पिरेंट। ठीक है, तो एक तरीके से मतलब आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप एक छात्र हो, एस्पिरेंट कहने लगते हैं हम। ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट और ऐसे इन ऑल। तो ऐसा ही ऐसे कि अब जैसे कि कोई डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा हो, मतलब उसकी डिग्री, जैसे नर्स होती हैं वो नर्सिंग करती हैं, तो वो एक तरीके से नर्स की क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं हॉस्पिटल में, तब उनको नर्सिंग की डिग्री मिलती है। तो उसी तरीके से इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर का, जो मानव व्यवहार का जो स्टूडेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, फॉलो द टेक्निक डिवाइड बाय सिगमंड फ्रेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो डिवाइस्ड है ना, ये डिवाइस्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों अरेंज करना, किसी चीज़ को अरेंज करना या तैयार करना या एक तरीके से खोजना। ठीक है, या प्रकल्पित करना। मतलब जैसे कि कोई, अब जैसे कि आपको पता है कि मान लो जैसे कि आपको कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मतलब कि एक तरीके से ऐसी जो सिगमंड फ्रेड था ना, ये साइंटिस्ट डॉक्टर का नाम है, उसने कुछ ऐसी डिवाइस्ड, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक तैयार की हैं, प्रकल्पित की हैं कि जिसके द्वारा हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, स्ट्रेंथन ऑफ टीथ। जो स्ट्रेंथन मतलब दोस्तों सीधा करना। ठीक है, जो दांत को सीधा करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मेजर विजन। जो विजन को नापते हैं, मतलब आँखों की जो देखने की क्षमता है, आँखों के विजन को नापते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। ये तो वैसे नई बुक में आउट हो गया है ये वाला पॉइंट, पर आप इसको भी समझ सकते हैं कि ग्राइंड लेंसेज, मतलब जो लेंसेज बनाने वाला हो, लेंसेज को फिट करने वाला, छोटे रूपों में काटने वाला, उस तरीके से। ठीक है, वैसे ये नई वाली बुक में ये जो है ना आउट हो चुका है। ट्रीट्स माइनर एलिमेंट ऑफ द फीट। जो फीट के जो माइनर एलिमेंट होते हैं, अब माइनर एलिमेंट मतलब होता है दोस्तों फीट की जो, मतलब पैरों की जो छोटी छोटी बीमारी होती हैं, जैसे कि कभी कभी हमारे अंगूठे में दर्द होता है, पैर के उंगली में दर्द होता है, पंजे में दर्द होता है। ठीक है, एक तरीके से ये माइनर मतलब कह सकते हैं हम, एक तरीके से छोटी। ठीक है, छोटा एलिमेंट्स मतलब होती हैं छोटी बीमारी टाइप। ठीक है, तो ट्रीट्स माइनर एलिमेंट ऑफ द फीट मतलब जो पैरों की छोटी बीमारियाँ, पंजों की, वो। ठीक, एनालाइज 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 हैंड राइटिंग। तो जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा पुराने
कभी कभी देखा होगा इन्वेस्टिगेशन चलती है, रिसर्च चलती है। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई ये राइटिंग किसकी है, ये राइटिंग उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, या ये साइन किसके हैं, जैसे कि मेरे साइन हैं और आपने मेरे साइन कर दिए, तो वो जो ये पर्सन होता है वो देखता है कि मेरे साइन ये हैं, ओरिजिनल हैं कि नहीं। या फिर कहीं हमें पुराना कुछ लिखा हुआ मिलता है, मतलब प्राचीन समय का, तो हम उसमें देखते हैं कि भाई ये और ये एक ही बंदे ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो कौन होता है, जो हैंड राइटिंग का जो हस्तलिखित चीज़ें होती हैं उनको एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है और उसका पता करता है कि उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि व्यक्ति कैसा होगा या किस व्यक्ति से ये मैच खा रहे हैं। उसको हम क्या कहेंगे, डील विथ द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। जो एजिंग की प्रॉब्लम है, एजिंग मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बुढ़ापे की। जैसे कि हम 40-50 साल के बाद हमें कुछ एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं, जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर आ जाते हैं 40-50 साल के बाद, हम कैपेबल नहीं होते। इसके बाद में आँखों का थोड़ा डिसऑर्डर आ जाता है, मतलब मेंटली हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई ज़्यादा एज का होता है, कोई ज़्यादा बोलने लगता है, कोई सुन पड़ जाता है, एकदम से कम बोलने लगता है, मतलब एक अलग तरीके से, एक मेंटली, फिजिकली और एक तरीके से इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको ये डील करता है। उसको हम क्या कहेंगे, यूजेज मैनिपुलेशन एंड मसाज एज क्यूरेटिव टेक्निक्स। तो यूज मैनिपुलेशन एंड मसाज, अब देखिए यहाँ पे मसाज से तो आप सभी जानते हैं मसाज क्या होती है, मालिश करना, ठीक है, या जो मसाज हम स्पा में या फिर कहीं पे घर पे कहीं भी कोई मसाज करता है उसे ही वही मसाज है। और क्यूरेटिव मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है जो ठीक करता है। क्योर मतलब किसी बीमारी से ठीक करना, क्योर, ठीक है। या फिर क्यूरेटिव मतलब वही हो गया एक तरीके से जो रोग को ठीक करे या रोग निवारक, वो क्यूरेटिव। तो मतलब ऐसी कुछ टेक्निक हैं मसाज की और अदर मैनिपुलेशन, ठीक है। और मसाज ऐसी कुछ क्यूरेटिव टेक्निक हैं, रोग निवारक टेक्निक हैं। मतलब कुछ ऐसी मसाज होती हैं जो हम अगर करवा लें तो हमारा दर्द चला जाता है, या हम मेंटली फ्रेश फील करने लगते हैं, या कुछ और भी शरीर की बीमारी दूर हो जाती हैं। इसलिए मतलब बहुत बहुत हमें मतलब मसाज एंशियंट टाइम में भारत में मसाज का बहुत रोल था, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं। सेशन 7 है, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, ना तो कोई जल्दबाजी है, ठीक है, और ना ही हमें मतलब कि हर एक चीज़ को समझना है, ना तो आपको जल्दबाजी होना चाहिए और ना ही मुझे है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एन एंशियंट, देखिए दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मैं 10-15-20 मिनट की भी बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं है ये वीडियो, ये जो चैप्टर है ना, इस सेशन 10 मिनट के वीडियो में समराइज़ हो जाएगा। पर मुझे समराइज़ नहीं करना, मुझे आपको बुक एज इट इज़, मतलब जैसे का तैसा ही आपको समझाना है, एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ समझाना है। इसलिए मैं नहीं समराइज करूँगा, चाहे एज इट इज़ समझाने के बाद भले ही कर लूँ बाद में दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो सेशन 7 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, एन एंशियंट ग्रीक म्यूज्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जो एंशियंट ग्रीक हैं, जो एंशियंट ग्रीक हैं, म्यूज्ड एन एंशियंट ग्रीक, मतलब एन मतलब एक, एंशियंट मतलब प्राचीन, ग्रीक से माने मतलब एक ग्रीक का पर्सन होगा। एन एंशियंट ग्रीक, एक बार प्राचीन ग्रीक में, म्यूज्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो सोचा जा रहा था। म्यूज्ड मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, म्यूज्ड माने होता है दोस्तों, देखिए किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से सोचना। जैसे कि आप मान लो कि कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो और लिख रहे हो, जैसे कि कोई चीज़ लिखते हो आप, सोच कर लिख रहे हो और सोच रहे हो और लिख रहे हो कंटिन्यू, तो वो एक तरीके से म्यूज होता है। क्या होता है, म्यूज। और म्यूज को ही हम इन्होंने यहाँ पे पास्ट करके म्यूज लिख दिया। देखिए दोस्तों, इफ़ यू म्यूज ऑन समथिंग यू थिंक अबाउट इज यूजुअली सेइंग और राइटिंग व्हाट यू वन थिंकिंग ऑफ द सम। तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और उसके बारे में लिख रहे हो और सोच रहे हो, तो वो उस चीज़ को हम म्यूज्ड कह सकते हैं। एंड फिलॉसफी वॉज बर्न,
और एंड तो और फिर इसके बाद में क्या बर्न हो गई, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी वॉज बर्न, मतलब फिलॉसफी ने जन्म ले लिया। मतलब फिलॉसफी भी एक तरीके से यही होती है। ठीक है, अब देखिए वो कहना क्या चाह रहा है कि चीज़ें कैसे बनी, वो ये हमें बताना चाह रहा है कि एक एंशियंट टाइम में ग्रीक ने म्यूज्ड किया मीनिंग ऑफ लाइफ, किस जीवन का अर्थ क्या है, तो फिलॉसफी ने जन्म ले लिया, फिलॉसफी वॉज बर्न। ठीक है, अब द फर्स्ट रोमन, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट रोमन डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड, तो एक रोमन ने डिसाइड किया एक रोड बनाना, बिल्ड अ रोड, एक रोड बनाना, इंस्टेड ऑफ, बजाय, इंस्टेड मतलब होता है बजाय या इसके अलावा या बजाय। ठीक है, इंस्टेड मतलब क्या होता है, ये इंस्टेड जो दिख रहा है आपको इसका मतलब होता है बजाय। ठीक है, रोड इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश पे बजाय मैथ, मतलब मैथ पे वीडियो नहीं बना रहा, मैं इंग्लिश पे बना रहा हूँ अभी। ठीक है, बजाय इसके। ठीक है, अपन नहीं कहते यार इसके बजाय तू वो कर लेना, इसके बजाय वो कर लेना, तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय। ठीक है, इसके बजाय क्या, कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल। ठीक है, तो देखिए एक एंशियंट द रोमन, देखिए यहाँ पे मैं सब मिटा के लिखता हूँ, द फर्स्ट रोमन, पहला जो रोमन था ना, पहला रोमन मतलब रोमन कंट्री का व्यक्ति, द फर्स्ट रोमन डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड, उसने निश्चित किया एक रोड बनाना, इंस्टेड ऑफ कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल। देखिए पहले दोस्तों क्या करते थे जो लोग होते थे, वो डायरेक्ट जंगल में से ही एक पगडंडी बना लेते थे। पगडंडी गांव के होंगे तो आपको पता होगा, पगडंडी मतलब छोटी सी रास्ता होती है, जंगल की झाड़ियों को काट के बनाई जाती है इस तरीके से। तो लेकिन जो फर्स्ट रोमन था उसने क्या किया, जंगल में जो रास्ता बनाने की जगह, पगडंडी बनाने की जगह उसने क्या किया, रोड को डाल दिया। तो इस तरीके से जो इंजीनियर ने वो जन्म ले लिया। तो एंड इंजीनियरिंग कम कैम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई, क्योंकि इंजीनियरिंग आज का काम क्या है, रोड डालना, चीज़ों को बनाना, बिल्ड करना। इंजीनियरिंग मतलब ही यही है, इंजीनियरिंग कि किसी चीज़ का बनाना। ठीक है, साइंस मतलब होता है किसी चीज़ की रिसर्च करना, ढूंढना, और इंजीनियरिंग मतलब उसको इम्प्लीमेंट करके बनाना। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा साइंटिस्ट होते हैं वो चीज़ों को ढूंढते हैं कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। तो जैसे कि साइंटिस्ट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना। लेकिन आपने कभी देखा है कि साइंटिस्ट ने मतलब कुछ बना दिया हो, क्या होता है दोस्तों, साइंस चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। जैसे कि किसी ने ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कवर कर लिया, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स का यूज करके इंजीनियर ने मतलब कोई चीज़ बना दी, जैसे हवाई जहाज़ बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग चीज़ों को बनाते हैं और साइंस चीज़ों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसने रोड बनाया, तो इंजीनियरिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। वन डे इन प्रिमिटिव, अब देखिए मैं मिटाक करता हूँ, वन डे एक दिन, इन प्रिमिटिव टाइम्स। अब प्राइमेटिव या प्रिमिटिव टाइम्स क्या होता है, प्रिमिटिव टाइम्स वह होता है, मतलब प्रिमिटिव मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्राथमिक या प्राचीन, एंशियंट समय, प्राचीन समय में, एक दिन प्राचीन समय में, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एक दिन प्राचीन समय अ ह्यूमन बीइंग लेंट मतलब लैंड का थर्ड फॉर्म है, एक तरीके से कह सकते हैं लैंड का पास्ट पार्टिसिपल है लैंड मतलब LEND होता है ये लैंड, इसका मतलब होता है LEND, इसका मतलब होता है किसी से उधार लेना या उधार देना या लेना, लैंड। ठीक है, आई लैंड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसका लैंड, अ ह्यूमन बीइंग लैंड मतलब एक इंसान ने लैंड उधार लिया टू अनोदर, किसी और इंसान से या किसी और से, वॉट एवर द पास्ट फॉर मनी एंड गो बैक हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस अ लिटिल मोर। देखिए दोस्तों, मान लो एक इंसान था, उसने कुछ चीज़ उधार ली या पैसा, मान लो पैसा उधार लिया, तो फिर उसने क्या किया, कुछ वो ओरिजिनल तो उसका पैसा वापस दिया ही दिया, लेकिन उसमें थोड़ा और जोड़ दिया,
प्लस अ लिटिल मोर। अ लिटिल मतलब थोड़ा और ज़्यादा है, थोड़ा और। जैसे कि आपने किसी दोस्त को 1,000 रुपये दिए और उसने आपको 1,100 दे दिए, वो 100 रुपये जो है उसने ब्याज दे दिया, तो लिटिल मोर। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से बैंकिंग हुई ना। बैंक में क्या होता है दोस्तों, यही होता है कि हम पैसा डालते हैं, ब्याज थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है, फिर हम निकालते हैं। एक तरीके से बैंकिंग का मतलब यही होता है। तो उन्होंने भी यही किया कि उसने पैसे दिए और उसने थोड़ा लिटिल मोर लौटा दिए। तो इससे क्या हुआ, बैंकिंग हेड स्टार्ट। तो इससे एक तरीके से बैंकिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, चीज़ें ऐसे हुई। मोस्ट पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ एवरी वर्क डे एट सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, होनेस्ट और अदरवाइज, एंड इज सो डूइंग ऑफन कंट्रीब्यूट देयर लिटिल माइट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट पीपल, कुछ लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग या कुछ लोग, स्पेंड पार्ट ऑफ एवरी वर्क डे मतलब जो अपना कार्य दिवस होता है उसका कुछ हिस्सा, एट सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कुछ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होता है, होनेस्ट ईमानदार, अदरवाइज एंड सो डूइंग ओपन कंट्रीब्यूट देयर लिटिल माइट। एक तरीके से लिटिल माइट मतलब छोटा सा अंश, ठीक है, घुन, छोटा सा अंश, टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे कि कोई चीज़, कोई जैसे कि कोरोना की वैक्सीन ढूंढी, ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने ढूंढी होगी। ठीक है, हमारी मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं दुनिया, जो हमारी मानव जाति है उसका विकास करने के लिए कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है। तभी तो आज चीज़ें इतनी डेवलप हो रही हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो अपना जो कार्य दिवस है उसका हिस्सा कुछ गेनफुल एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, तभी तो इस वर्ल्ड का प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, बी एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे द आइडियाज़ बिहाइंड द पीपल ऑक्यूपेशन, ठीक है, एंड द वर्ड्स दैट ट्रांसलेट दीज आइडिया इनटू वर्बल सिम्बॉल्स। और वह हम उन शब्द के बारे में बात करेंगे, द वर्ड्स, वह शब्द जिन्होंने इन आइडिया को किस में बदला, वर्बल सिम्बॉल में, वर्बल सिंबल में बदला। वर्बल सिंबल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके मन में कोई आइडिया है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपके अंदर कोई फीलिंग है, ठीक है, अब फीलिंग है आपके अंदर, मान लो किसी के लिए है, अब फीलिंग है, अब आप बोल नहीं पा रहे हैं बस, लेकिन आपके अंदर फीलिंग है। तो जिस दिन आप उसे बोल दोगे ना तो वो हो जाएगी वर्बलाइज, आप उसको वर्बलाइज कर दोगे, मतलब बोल दोगे शब्दों में, उस आपकी जो फीलिंग है उसको शो कर दोगे। ऐसे ही आपके पास कोई आइडिया है, आप शब्दों में अगर उसको बता दें तो वो वर्बलाइज हो गया। तो वही बात है यहाँ पे इनटू वर्बल सिंबल। ठीक है, ये वर्बल सिंबल से आइडियाज़, बिहेवियर। तो देखिए अब बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए, बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिस प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, ये वैसे ये जो बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिस प्रैक्टिशनर्स इज एन एक्सपर्ट इन द डार्क मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों डार्क मतलब अंधेरा या काला, ठीक है, मिस्ट्रीज, जैसे कि आपने देखा होगा मिस्टिक मॉन्क, मिस्टिक पर्सन, मिस्टिक, जैसे मैं कहूँ आई एम मिस्टिक, मैं है एक रहस्यमय हूँ, मतलब मिस्टिक पावर, मिस्टिक नॉलेज। ठीक है, एक तरीके से मिस्ट्रीज मतलब भी वही होता है रहस्यमयी, ठीक है, रहस्यमयी। तो मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो काला रहस्य है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, डार्क मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मिस्टिक मतलब रहस्य, मिस्ट्रीज मतलब रहस्यमयी टाइप। ठीक है, मिस्ट्रीज एंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हाट मेक्स पीपल एक्ट एज दे डू, ठीक है, व्हाई दे हैव सर्टेन फीलिंग, कैसा कि उनकी एक सर्टेन फीलिंग क्यों होती है, एक निश्चित मतलब अवस्था क्यों होती है, सर्टेन फीलिंग क्यों होती है, हाउ देयर पर्सनालिटी परफॉर्म, उनकी पर्सनालिटी कैसे बनती है, इन शॉर्ट व्हाट मेक्स देम टिक, सच अ प्रोफेशनल इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को गैस करना कि भाई वो ऐसा क्यों है, या किसी की अपनी अपनी एक तरीके से पर्सनालिटी होती है, अपने कोई किसी चीज़ से इमोशनल हो जाता है तो कोई हैप्पी हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पर्सन होता है ये डिसाइड करता है कि भाई जैसे कोई आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है तो उसका
वो कैरेक्टर जज करता है ये, तो क्या होता है, सच अ प्रोफेशनल, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय, या तो इंडस्ट्रीज के द्वारा रखा जाता है, स्कूल में भी मिलेगा आप, कोई कोई स्कूल में भी रख लेता है, इंस्टीट्यूशन में भी रख लेता है इनको, ठीक है। डिवाइस मीन फॉर कीपिंग वर्कर प्रोडक्टिव, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, ये कुछ ऐसा मतलब डिवाइड करेगा, कुछ ऐसी, जैसे कि आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होते हैं, फैक्ट्री कंपनी होती हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें जो मेंटली लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, तभी तो वो हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान पे आप नज़र नहीं रख पाएंगे। तो डिवाइस मतलब होता है दोस्तों अरेंज करना, या मतलब तैयार करना कुछ ऐसी मैनेजमेंट लोगों का, जिससे कि वो प्रोडक्टिवली काम करें, मतलब मीन फॉर कीपिंग वर्कर प्रोडक्टिव मतलब दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जैसे कि खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, वही आपको खुद से पढ़ने में 1 घंटे लग रहा था, मेरे वीडियो से पढ़ा तो आपको आधे घंटे में समझ में आ गई, और लंबे समय तक आपको याद रहा। तो एक तरीके से आपने क्या किया, प्रोडक्टिव स्टडी की, ठीक है, जिससे कुछ फल मिला, ठीक है, कुछ मिलना एक तरीके से। एंड हैप्पी और प्रोडक्टिव और खुश कैसे रहें, स्टूडेंट वेल एडजस्टेड एंड इनमेट्स, देखिए स्टूडेंट वेल एडजस्टेड एंड इनमेट्स। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये इनमेट्स क्या होता है, इनमेट्स मतलब वह होते हैं दोस्तों जो जेल में कैदी हैं, उनको भी हम इनमेट्स बोल सकते हैं, जो पागल खाने में जो बंद रहते हैं, जो सुधार गृह में रहते हैं, जो ड्रग्स कंसंट्रेशन कैंप में रहते हैं, मतलब ड्रग्स लेते हैं, उनको एक कैंप में भेजा जाता है, तो वो सभी को हम, या जो पागल खाने अस्पताल या फिर जेल में जो रहते हैं, उन्हें हम इनमेट्स बोलते हैं, ठीक है। कंटेंटेड क्या होता है ये दोस्तों, कंटेंटेड क्या होता है, कंटेंट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं संतुष्ट करना, ठीक है, संतुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना, किसी को सेटिस्फाई करना। एक तरीके से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ यू आर कंटेंट, तो कंटेंट इसका मतलब यह है तुम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो, ठीक है, जैसी भी आपकी अवस्था है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, उससे आप खुश हो, संतुष्ट हो, आप मतलब खुश हो, संतुष्ट हो जो भी आपके पास है उससे, ठीक है। विथ अ स्टेट लाइसेंस दिस पर्सन में ऑल्सो डू प्राइवेट और ग्रुप थेरेपी, ठीक है। तो वैसे कि तो ये जो लाइन कट गई है वैसे नई बुक में, आपकी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहीं तक है। अब देखिए यहाँ तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी है, तो ये कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट। तो ये सब जो हमने अभी सुना या पढ़ा, ये सब जो करता है, जो फीलिंग के बारे में जो भी सब कुछ करता है, वो कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं मनोविज्ञानी, ठीक है, मनोविज्ञानी होता है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। मैं अपनी एनर्जी यूं ही वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसको आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने फालतू का अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों अपनी गले में दर्द और मतलब एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। मुझे पता है आई डू माई बेस्ट फॉर यू, दैट्स वाई आई टॉलरेट एनी पेन एंड एनी सफरिंग फॉर यू। सो लेट्स डू गो फर्दर। सो देखिए, बरीज फेयर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, बरीज मतलब आप जानते हैं चिंता, फेयर मतलब डर, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से बहस, आर्ग्यूमेंट, टकराव, संघर्ष, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जैसे कि एक किसी से सीरियस डिसएग्रीमेंट होना, आर्ग्यूमेंट होना, किसी बात पे एक तरीके से बहस होना, इसे आप सीरियस डिसएग्रीमेंट है आपका किसी चीज़ से, ठीक है, कोई बोल रहा है ऐसा, आप बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। दिस practitioner is a physician, psychiatrist or psychologist who has been specially trained in the technique of divide by Sigmund। देखिए यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ मेरी बुक से, तो 1 मिनट रुकना, मैं मेरी बुक उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लाइन मिस है, ये पेज अलग ही कटा हुआ दिख रहा है और मुझे भी फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो देखिए,
कहाँ तक है, हाँ, तो ये सिगमंड फ्रेड, ठीक है। सिगमंड फ्रेड मतलब कोई दोस्तों साइंटिस्ट टाइप, कोई डॉक्टर थे साइकोलॉजी के, जिन्होंने ये जो डिवाइस्ड की, प्रकल्पित की, तैयार की कुछ विधियाँ, कुछ टेक्निक, जिनसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं कुछ व्यक्तियों को, ठीक है। encouraging you to delve into that part of your mind called the unconscious। तो ये लाइन मैंने पढ़ दी, यहाँ पे ये लिखा है encouraging you to delve into the part of your mind called unconscious, ठीक है। तो जो आपके अनकॉन्शियस माइंड है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछे आपके कितने मन हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपके कितने मन हैं, कितने मन होते हैं, तो आप कह देना 2 मन हैं साइंटिफिकली। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। जिस अनकॉन्शियस को मॉडर्न में सबकॉन्शियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस भी, सबकॉन्शियस का ही नाम अनकॉन्शियस होता है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ हमरे कंट्रोल में नहीं होती। जो हमारे कंट्रोल में होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम डेली एक्टिविटी करते हैं। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कॉन्शियस माइंड के थ्रू बना रहा हूँ। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे कि अचानक से मैं किसी वर्ड के बारे में आपको कोई चीज़ समझाने लगता हूँ गहरे तरीके से, डीप में, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? मेरे कॉन्शियस में से नहीं आती। वो अचानक मैं आपको समझाते समझाते मेरा अनकॉन्शियस, मेरे जैसे कॉन्शियस से मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन अचानक से मेरे कॉन्शियस से मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ, तो उससे जो सिग्नल है अनकॉन्शियस को मिल जाता है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो अनकॉन्शियस उस इन्फॉर्मेशन को मेरे पास भेज देता है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आप इसको यूज करो, ठीक। तो अनकॉन्शियस उस तरीके की स्टेट होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस बाय रिव्यूइंग मी बाय रिव्यूइंग द एक्सपे बाय रिव्यूइंग एक्सपीरियंस ट्रॉमाज। अब यहाँ पे जो ट्रॉमाज है, TRUMAS, ये ट्रॉमाज मतलब एक तरीके से दोस्तों सदमा, ठीक है। सदमा को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉमास। कि भाई किसी को सदमा लग गया, आपने देखा होगा किसी का कोई लब बन की मान लो चला गया या डेथ हो गई, तो उसे एकदम से सदमा लग जाता है, ठीक है। किसी के गार्जियन पेरेंट्स को कुछ हो गया तो एक तरीके से सदमा लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्टली अटैच्ड होते हैं उनसे, तो एक तरीके से तो उस सदमे से बाहर निकालना, ठीक है। ट्रॉमाज फीलिंग, ठीक है, फीलिंग एंड थॉट कुछ विचार ऑफ योर अर्लियर ईयर, यू कम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रेजेंट वरीज। तो जिससे कि आपकी जो प्रेजेंट की, जो वर्तमान की चिंता है, उनसे आप क्या हो जाएं प्रेजेंट वरीज, फेयर, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिप्रेजेंट्स, इनसिक्योरिटीज़। देखिए वरीज चिंताएं, डर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। रिप्रेजेंट इनसिक्योरिटीज़ मतलब असुरक्षा, और नर्वस टेंशन मतलब जो तंत्रिका तनाव है, एक तरीके से नर्वस टेंशन, तंत्रिका तनाव, दिमाग का सिर दर्द एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कोई कोई पर्सन होता है जिसमें अगर पास्ट में कुछ धोखे मिले हों, सदमा मिले हों, धोखे मिले हों, कुछ फीलिंग रही हों पास्ट की, या तो वो बैड हो सकती हैं या गुड हो सकती हैं, कुछ विचार ऐसे रहे हों, तो उनकी वजह से वो प्रेजेंट में दुखी फील करता है, कभी कभी डरा रहता है किसी बात से, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित फील करता है, कभी कभी उसे तंत्रिका तनाव होता है, कुछ पास्ट की जो थॉट फीलिंग है जो 1-2 साल में घटी हैं। तो उस तरीके से उनका जो ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट ऑफ उन्हें, उसे हम क्या बोलते हैं? ये वो है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग लार्जली इन लिसनिंग टू एंड हेल्पिंग यू। तो ये क्या करता है? ये आपको पहले सब कुछ आपका सुनेगा, जहाँ पूछेगा भाई आपको पहले प्रॉब्लम सुनेगा, आप बताएंगे मुझे मुझे है ना, मतलब मान लो मुझे है ना लड़कियों से डर लगता है, लड़कियों घबराहट होने लगती है, तो पूछेगा बताओ आपके लाइफ में कौन कौन लड़कियाँ आई, लड़कियों का क्या रोल रहा, आपका रिलेशन क्या रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब आपको सुनेगा,
मतलब आपने देखा होगा एक तरीके से टीवी में भी वो सम्मोहित करके आपसे पूछते हैं, आप टीवी में आप गो थ्रू होंगे कि ऐसा कब हुआ था, ये वो फलाना ढिकाना आपके। तो उस वक्त क्या होता है, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड से ना वो चीज़ें जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं, उनको वो जानते हैं और फिर वो हमें कुछ ऐसी टेक्निक से समझाते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस में वो बात चली जाए और हमारी वो फीलिंग और वो डर ख़त्म हो जाए। ठीक है। ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग लार्जली इन लिसनिंग टू एंड हेल्पिंग यू, और वो आपकी मदद करेंगे टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ योर फ्री फ्लोइंग आइडियाज़। तो वो क्या करेंगे, इनको इंटरप्रेट कर देंगे। इंटरप्रेट मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मान लो दूसरी भाषा वाला व्यक्ति है, तो उसने अपने साथ में एक ट्रांसलेटर रख रखा है। ठीक है। तो आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो दूसरी भाषा वाले का, और भारत में हिंदी चलती है। अब उस व्यक्ति को हिंदी आती नहीं और जनता को सुनाना है तो हिंदी में ही सुनाएगा वो। तो फिर वो क्या करता है, एक अपने पास एक ट्रांसलेटर रखता है। तो आप उससे पूछेंगे कि आपका जो विचार है वो भारत के बारे में क्या है। तो अब उससे ना ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो उसके साथ जो ट्रांसलेटर होगा वो उससे बोलेगा व्हाट थॉट यू हैव फॉर इंडिया। सो अब वो समझ जाएगा कि इन्होंने क्या पूछा। तो फिर वो इंग्लिश में बताएगा, आई हैव अ गुड फीलिंग फॉर इंडिया, इंडिया इज़ द गुड कंट्री, इंडिया इज़ अ काइंड कंट्री, देयर इज लिव सो मैनी रिलीजियस पीपल टुगेदर kindly, peacefully, and there is exist too many religion comparing to the other country and so on। मतलब वो कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। तो फिर वो अब इंग्लिश में बोला है, अब भाई भारत के लोगों को तो हिंदी में सुनना है। तो फिर वो उसके ट्रांसलेटर पास में बैठा रहेगा, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा कि भारत एक महान देश है, यहाँ पे सब लोग शांति से रहते हैं, भारत ने हर धर्म को शरण दी है, पारसी हो चाहे वो ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, हर धर्म को शरण देने वाला भारत एक महान देश है, भारत बहुत अच्छा है। ठीक है। उसने ऐसा कह दिया जो उसने इंग्लिश में बोला था। तो ये जो बंदा जो इधर उधर कर रहा है ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी, इसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। लेकिन सही उसमें इसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट। तो वो क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहे हो ना, इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये ऐसे ये साइको एनालिस्ट होता है ना, वो आपकी फीलिंग को इंटरप्रेट करता है। जैसे आप नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर, तो उसी फीलिंग को वो इंटरप्रेट करेगा पॉजिटिव में। ठीक है। तो इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ योर फ्री फॉलोइंग आइडिया इज यूजुअली गिवन इन फ्रिक्वेंट सेशन दैट मे बेल गो ऑन फॉर अ ईयर और मोर। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक दिन में इस चीज़ का इलाज नहीं होता। ये गिवन इन फ्रिक्वेंट सेकंड, ये आपको मतलब फ्रिक्वेंट सेशन देता है। ये कभी कभी 1 साल तक भी हो सकते हैं। आपको इसके पास अगर कोई बड़ा ही सदमा है तो 1 साल तक भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। और मतलब हफ्ते में बुलाएगा, 2-3 दिन में, क्योंकि आपको ये इंटरप्रेट करेगा, आपकी फीलिंग को, आपके थॉट्स को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है। जैसे कि आपका थॉट होता है आई वॉन्ट टू बी सुसाइड, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। तो ये आपको इंटरप्रेट करेगा यू वॉन्ट टू लिव मोर, यू वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, यू वॉन्ट टू लिव जॉयफुली। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये इंटरप्रेट करेगा आपके थॉट को कि आपके में ये थॉट ऐसे ना आए, ऐसे थॉट आए। तो ये कौन होता है, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट कौन होता है दोस्तों, साइको एनालिस्ट को हिंदी में आप देखो, साइको मतलब मनोविश्लेषक होता है। मनोविश्लेषक जो मन का विश्लेषण करे वो मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट। ठीक है। अब टीथ की बारी आ गई। टीथ, दांत, आप ये तो जानते ही हैं। दिस प्रैक्टिशनर इज डेंटिस्ट हु हैज़ टेकन, ये तो वैसे हट गया है पर आप पढ़ लीजिए। दिस प्रैक्टिशनर इज डेंटिस्ट हु हैज़ टेकन, देखिए मैं बुक में से पढ़ता हूँ, वैसे ये जो लाइन है ये नई बुक में थोड़ी, जो आपके पास बुक है उसमें चेंज हो गई है। ये जो बुक है ये बहुत पुरानी है, तो इसमें कोई सी लाइन वही है। आपके पास जो बुक है वो बेस्ट है। ठीक है। और ये भी बुक वही है, बस उन्होंने वर्डों को चेंज कर दिया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने MBBS किया है
और वहीं से मैं कह दूं आपने डॉक्टरी में ग्रेजुएट किया है तो डॉक्टरी में ग्रेजुएट करने का हो सकता MBBS ही किया होगा, डॉक्टर की डिग्री की होगी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिस प्रैक्टिशनर इज डेंटिस्ट हु हैज़ टेकन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन द स्ट्रेंथन ऑफ टीथ, मतलब इसने जो स्पेशलाइज्ड बना है किसमें, दांतों को सीधा करना, जमाना उनका दांतों दंत निवारक काम में, ठीक है। तो ये कौन है, ऑर्थोडोंटिस्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है ना ऑर्थोडोंटिस्ट, ये हम लास्ट 3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी बहुत डिटेल में बता चुका। अब ये हमारा 7वां वीडियो है क्योंकि 7वां सेशन है, तो आई होप दोस्तों 7वां नहीं 8वां वीडियो आपने वो 8 वीडियो देख लिए होंगे। आई नो इट्स टेक टाइम टू वॉच माई वीडियो बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट्स रियली रिजल्ट, इट्स रियली gainful for you, it's worthy, is worthful for video for you must be watch them। so ठीक है, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, आपको ज़रूर परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। आइज दिस प्रैक्टिशनर्स, अब देखिए दिस प्रैक्टिशनर्स मेजर योर, देखिए ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब एक तरीके से दंत चिकित्सक होता है, जैसे कि अ डेंटिस्ट हु इज़ क्वालिफाइड द ट्रीट इरेगुलरिटीज इन द टीथेस, ठीक है। जैसे कि जो जबड़े मसूड़े, ठीक है, मसूड़े और दांत की जो इलनेस होती हैं, जो बीमारी होती हैं, जो इरेगुलरिटीज होती हैं, अव्यवस्था होती है, उसको जो ट्रीट करता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट है, ठीक है। आइस दिस प्रैक्टिशनर्स मेजर योर विजन, दिस प्रैक्टिशनर मेजर योर विजन, प्रेस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्लासेस, तो ये प्रेस्क्राइब करता है क्या, टाइप ऑफ ग्लासेस दैट विल गिव यू अ न्यू एंड मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ वर्ल्ड। देखिए दिस प्रैक्टिशनर मेजर योर विजन, आपकी आंखों की क्षमता, आपके विजन को मेजर करेगा, मापेगा। फिर प्रेस्क्राइब करेगा मतलब पर्चा लिखेगा, प्रेस्क्राइब मतलब किसी चीज़ को रिकमेंड करना, जैसे कि आप इसके पास जाएंगे, ये आपकी आंखों को मेजर करेगा, विजन को। फिर ये प्रेस्क्राइब करेगा कि भाई 0.2 नंबर का चश्मा बना दो। फिर और बताएगा कि भाई कौन सा ग्लास लगना है, कितने अप्तल लेना है, कॉनक्लेव लगना है, कॉन्वेक्स लगना है, कौन सा लेंस लगना है, ठीक है। उत्तल लेंस लगना है, अप्तल लेंस लगना है, ये मतलब कुछ लेंसों की कैटेगरी बताएगा और उनका नंबर बताएगा। फिर इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेट एक मतलब सही व्यू मिलेगा दुनिया का, जिससे आप दुनिया को सही से देख पाएंगे। तो वो कौन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो कौन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट, समझ गए, गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लासेस। दिस प्रैक्टिशनर्स ग्राइंड ग्लासेस, ग्राइंड लेंसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, according to the specification prescribed by your optometrist or ophthalmologist and may also deal in the अदर काइंड ऑफ ऑप्टिक्स। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है ये बदला गई है, इसकी जगह आ गई दिस प्रैक्टिशनर मेक्स और सप्लाइज, ठीक है। तो ये प्रैक्टिशनर्स क्या होता है, ये बनाता है और सप्लाई करता है क्या, जो आपको प्रिस्क्राइब करके दे दिया ऑप्टोमेट्रिस्ट ने। देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए तो उसने क्या किया, अपनी आंखों का चेकअप किया, नंबर पता किया, इतने नंबर का ये लेंस लगेगा, उसने पर्चे पे लिख के दे दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया आपको। फिर आपको उस पर्चे को लेके किसके पास जाना है, ऑप्टिशियन के पास। वो उस पर्चे के हिसाब से क्या करेगा, लेंस को बनाएगा, मेक करेगा और सप्लाई करेगा आपके लिए, ठीक है। या तो वो सप्लाई करेगा और आपको बताएगा कि कौन से फ्रेम में लगा दूं इसको, ठीक है, और ऐसे ही कुछ एक्टिविटी आपको बताएगा, मतलब। लेकिन ये आपका ना तो विजन मापेगा, ना तो आपकी आंखों का चेकअप करेगा। ये सिंपली कोई भी चश्मे की दुकान ऑप्टिशियन हो सकती है, आपने देखा होगा ऑप्टिकल्स, ऑप्टिशियन, ठीक है। तो एक तरीके से ये कोई डिग्री मिग्री नहीं, आप भी एक ऑप्टिशियन बन सकते हो। सिंपली आपको लेंस वेंस लगाना है और ये सीखना है, ठीक है, चश्मे बनाना सीखना है, एक तरीके से लेंस कैसे चश्मे फ्रेम में लगाएं, आप ऑप्टिशियन हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो हड्डियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक। दिस प्रैक्टिशनर इज a member of the profession that originated in 1874 when Andrew T. Still devised a drugless technique of curing disease।
तो जो जब ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोफेशनल है, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रोफेशन मतलब दोस्तों जैसे कि आजकल प्रोफेशन है मनोवैज्ञानिक बनने का, साइकोलॉजी पढ़ने का, तो वो एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ये जो प्रोफेशनल है, मतलब ये जो डिग्री है एक तरीके से, ये जो पढ़ाई है एक तरीके से, ये जो प्रोफेशन है, ये कब बना? 1874 में वैन जब जब एंड्रयू टी कोई नाम है व्यक्ति का, स्टिल डिवाइस द डायरेक्ट, उन्होंने प्रयोजित किया, तैयार किया, प्रकल्पित किया किसको? ड्रगलेस टेक्निक। ड्रगलेस मतलब दोस्तों गोली दवाई की ज़रूरत ना हो, गोली दवाई, ड्रग मतलब मेडिसन लेस, ठीक है, गोली दवाई की ज़रूरत ना हो जहाँ पे। ड्रगलेस टेक्निक जो कुछ बिना गोली दवाई की विधियाँ हैं, ऑफ क्योरिंग डिसीज़, क्योरिंग मतलब सही करना, निवारण करना, किसका? डिसीज़ मतलब बीमारियों का। तो उन्होंने एक कुछ विधियाँ बताई बिना दवाई गोली के आप कुछ बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बाय किसके द्वारा? मसाज के द्वारा, एंड अदर मैनिपुलेटिव प्रोसीड्यूर। तो ये क्या करते हैं? मसाज, शरीर की मसाज की कुछ विधियाँ ढूंढी हैं, ठीक है, जिससे मतलब जैसे कोई मसाज होती है जिससे आप करें तो बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे या सुना होगा तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी है कि आपको इसके द्वारा ऐसा वैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। फिर आगे क्या है? उन्होंने अब टेक्निक बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इलनेस में बी कॉज्ड बाय द अनड्यू प्रेशर ऑफ डिस्प्लेस्ड बोन्स एंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है ना, ये जो टेक्निक है ना, किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? यह इस थ्योरी पे है कि मतलब जो कुछ बीमारियां होती हैं ना, वो हमारी कुछ हड्डियां इधर उधर हो जाती हैं या कुछ नस दब जाती है कोई सी, तो उससे होती हैं। जैसे कि मान लो आप कभी कभी बिस्तर में सोते हो, पलंग पे, बेड पे, तो कभी कभी सुबह उठते हो तो अनकंफर्टेबल फील करते हो, कोई बीमारी सी अचानक से आपकी हड्डी में या नस में या कोई कहीं दर्द होने लगता है। तो वो कैसे हुआ? आप टेढ़े मेढ़े सो गए हो या मतलब उल्टे सीधे आप सो गए हो, तो जिससे नस मस या मतलब बोन, हड्डियाँ मड्डियाँ या कुछ अनवांटेड जो प्रेशर है वो आपकी किसी नस पे, हड्डी पे पड़ गया हो, ठीक है। कभी कभी हम नहीं जाते कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम सोने नहीं मिलता, तो हम एड़े टेढ़े बैठे रहते हैं और फिर कुछ मतलब हमारी इलनेस हो जाती है, कुछ बीमारी सी हो जाती है दब के, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा नस मस इधर उधर हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस एक ना एक बार रहा होगा, ठीक है। बेसल अब ये तो फालतू की बात है जो कि इसमें एक्स्ट्रा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपैथ। समझ गए दोस्तों? ऑस्टियोपैथ किसे कहते हैं? अगर आपकी हड्डी इधर उधर हो गई सोने में, ब्लड वेसल्स इधर उधर हो गई जिससे आपका कुछ दर्द आ गया या कुछ बीमारी आ गई, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो कौन है? ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ मतलब होता है दोस्तों, ऑस्टियोपैथ कह सकते हैं हम कंकाल और मांसपेशियों का जो चिकित्सक होता है वो ऑस्टियोपैथ होता है। इस तरीके से इसको हम स्पेशलिस्ट ये सभी कह सकते हैं दोस्तों। अस्थि रोग चिकित्सक होते हैं कौन? ऑस्टियोपैथ। समझ गए? गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। आईडी जॉइंट एंड आर्टिकुलेशन, ठीक है। ये जॉइंट के बारे में बात करेगा और आर्टिकुलेशन के बारे में बात करेगा। तो देखते हैं क्या बात कर रहा है ये आगे चल के। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस फ्रैक्शनल वर्क इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ट्रीटमेंट देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ manipulating most of the articulation of the body, especially those connected to the spinal column, licensed and legally recognized in 45 स्टेट। ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, ये वो कहना चाह रहे हैं जो स्ट्रक्चरल होता है ना एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी है ना, जो अपने शरीर की
फंक्शनल इंटीग्रिटी का मतलब ये दोस्तों ये है कि जैसे कि हमारी फिंगर की हड्डियां हैंड से कनेक्ट हैं, हैंड हमारे कहीं ना कहीं बॉडी के स्ट्रक्चर, एक तरीके से हमारी जो स्पाइन होती है ना, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं हर चीज़ की, अगर आपकी स्पाइन जितनी मजबूत होगी ना आप उतने ताकतवर होंगे। तो स्पाइन बहुत डिपेंड करती है हमारी ये पूरे स्ट्रक्चर में। अगर आपकी कमर तोड़ दी जाए ना तो आपकी हर हड्डी काम नहीं कर पाएगी उतना, कमर से ही आप ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो कमर एक तरीके से मेन है। तो इस तरीके से कुछ गड़बड़ आ जाती है, ठीक है, अपने नर्वस सिस्टम में, मैनिपुलेटिंग मोव ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द बॉडी स्पेशली दोज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, जो स्पाइनल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनका ये ट्रीटमेंट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टर। क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टर। ये अभी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तब मैं इसके और एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल तो मुझे बचा कर रखना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। कायरोप्रैक्टर समझ गए, कायरोप्रैक्टर कौन होता है, समझ तो गए ही होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्या है, अब आगे कायरोप्रैक्टर पढ़ ही लिया अपन ने, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो यह दिस प्रैक्टिशनर ट्रीट्स माइनर फूट एलिमेंट। माइनर मतलब छोटे, फूट एलिमेंट छोटे छोटे फूट एलिमेंट, जैसे कॉर्न होता है, कॉर्न्स एक तरीके से हम कह सकते हैं नंगूठे या पैर की नंगूठे या उंगलियों में एक तरीके से दर्द होना, ठीक है। कोलसिस भी एक तरीके से अंगूठे में जो उंगलियों में या पैरों के जो पंजे होते हैं वहाँ पे नीचे एड़ी मेड़ी में जो दर्द तरीके से, उसे कोलोसिस कहते हैं। बनियंस भी वही होता है दोस्तों, अंगूठे में सूजन आना या दर्द करना, ठीक है। एक तरीके से जो पंजे में जो छोटी छोटी जगह है वहाँ पे ये जो दर्द मर्द होते हैं, एड़ी में, कभी हमारी जो उंगलियों के जो नीचे पंजा होता है उसमें, तो इस तरीके से कभी अंगूठे में कभी उंगलियों में, तो उनके ये नाम हैं, ये छोटी छोटी एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ, इलनेस, उनके ये नाम हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। एंड मे परफॉर्म माइनर सर्जरी, और ये छोटी छोटी सर्जरी भी कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोडियाट्रिस्ट। वैसे इसका नाम ये नहीं है, ये नाम इसका बदला गया है, ये पुरानी किताब में है पोडियाट्रिस्ट। आप इसका नाम लिख सकते हैं क्या, कायरोपोडिस्ट। क्या होता है, कायरोपोडिस्ट, ये है इसका नाम। तो ये अपडेट हो गया है, ये कायरोपोडिस्ट, CHIROPODIST, कायरोपोडिस्ट। तो ये कौन है, कायरोपोडिस्ट। इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो, ये होता है कायरोप्रैक्टर। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कायरोप्रैक्टर है, प्रैक्टर, और ये पोडिस्ट है, पोडिस्ट। ये प्रैक्टर, ये पोडिस्ट, समझ गए। तो ये कायरोपोडिस्ट। नेक्स्ट चलिए, राइटिंग। दिस प्रैक्टिशनर एनालाइज हैंड राइटिंग। मैंने आपको बताया था ये आपकी हैंड राइटिंग का एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। टू डिटरमाइन कैरेक्टर, यह निश्चित करने की आपका कैरेक्टर कैसा है। पर्सनालिटी, कभी कभी पता है आपको दोस्तों, आपकी हैंड राइटिंग जो है ना, उससे भी डिटरमाइन हो सकता है कि आपकी कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसा है, कुछ हद तक, पूरा नहीं, ठीक। पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड्स एंड इज़ ऑफन कॉल्ड अपॉन टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स। सबसे पहली बात यह है कि ये सब तो पता नहीं होगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर करता है कि वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर, जो सिग्नेचर की सत्यता है, जो जेन्युइनिटी है, मतलब आपका जो हस्ताक्षर है वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं, ऑथराइज्ड हैं कि नहीं, सही हैं कि नहीं, आपने किए हैं कि नहीं, ये उनका क्या करता है, वेरीफाई करता है उनको, ठीक है। एंड जो लिखित डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई करता है, तो वो कौन होता है, ग्राफोलॉजिस्ट। एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों, जब हम बैंक में जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं तो हम जो साइन करके देते हैं ना बैंक वालों को, अपने पैसे निकालने के लिए चेक पे, तो उनको देखा जाता है कि ये साइन सही बंदे ने किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि चेक वाला तो साथ आएगा नहीं, उसने तो साइन करके चेक दे दिया। तो वो जो करता है ना, वो एक तरीके से उसे हम ग्राफोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको इसका नॉलेज होता है कि कैसे चेक करना है, ठीक है। तो वो ग्राफोलॉजिस्ट का काम भी कर देता है, पर वो एकदम पूरे ग्राफोलॉजिस्ट नहीं होते, वो डॉक्यूमेंट कैरेक्टर नहीं पहचान पाते, क्योंकि उसने स्पेशल डिग्री नहीं की, पर वो कुछ हद तक ये काम ग्राफोलॉजिस्ट वाला ही है, ठीक। समझ गए ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये गेटिंग ओल्ड। दिस सोशल साइंटिस्ट है, जो सामाजिक विज्ञानी है ना, वैज्ञानिक है, जो सामाजिक वैज्ञानिक है ना, सोशल साइंटिस्ट है ना, डील विद द फाइनेंशियल
है जो फाइनेंशियल, मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड सोशल एंड रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, ये जो होती है ना एक तरीके से नॉन मेडिकल प्रॉब्लम एक तरीके से हम तुम तो इतनी सी बात समझो, सीधी सी बात है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, सोशल एंड रिटायरमेंट, ठीक है, एंड अदर प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, जो बुढ़ापे की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है, जेरेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखिए आपको मैं ये बात बता ही चुका हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि ये जेरेंटोलॉजिस्ट इस काम के लिए होता है, क्योंकि आप जानते हैं जेराक्स या जेरोन मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, और लॉजिस्ट मतलब होता है साइंटिस्ट, तो जेरेंटोलॉजिस्ट मतलब ओल्ड एज का साइंटिस्ट। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे पिछले 3 से 4 वीडियो ही देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, पिछले 3 से 4 वीडियो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी पेड़ की पत्ती तक पहुंचना है तो आपको जड़ों से, तने से, डाली से फिर पत्ती तक पहुंच पाओगे। अगर आप डायरेक्ट पत्तियों तक पहुंच रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको पूरा ज्ञान लेना है तो शुरू से पढ़ें, क्योंकि देखिए मैं कोई चीज़ है वो एक वीडियो में बताऊंगा, 2 वीडियो में बताऊंगा, अब वो एक चीज़ को मैं 3 वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी बोर होने लगूंगा और पढ़ने वाले जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी बोर होने लगेंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक ही वीडियो में बताई जा सकती हैं। तो अब इस वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो मैं अब रिपीट नहीं कर सकता, ठीक। तो जेरेंटोलॉजिस्ट, अब चलिए इतना ही चैप्टर था, लेकिन आगे अब इसकी एक्सरसाइज है जो कि हम करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको प्रोनाउंस करना सीख लीजिए कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट करिए साइकोलॉजिस्ट, बोलिए मेरे साथ, साइकोलॉजिस्ट, बोलिए, साइकोएनालिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। देखिए इसके हिसाब से करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। ऑप्टिशियन, ऑस्टियोपाथ, कायरोप्रैक्टर। देखिए अब यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर लें, इसको आएगा कायरोपोडिस्ट, ठीक है। इसको आप हटा दें, आप लिख लें CHIROPODIST, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लें, CHIROPODIST, कायरोपोडिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट, ठीक। आई होप मज़ा आ रहा होगा दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ना। देखिए मुझे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आई ऑलरेडी न्यू दैट वर्ड्स, बट इफ़ यू वांट टू remember that word and if you want to learn that words you must be pronounce that word with me. After I pronounce you will repeat them, so like that I speak psychologist, you must be speak after me psychologist. So after that you must be friendly with that word, these words, and you must be remember these words and you must be able to pronounce them, and you also verbalize these words with your daily conversation, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँ उसके बाद आपको ज़रूर एक बार रिपीट करना है, ठीक है। तो आप तो खैर बोल चुके अपन, तो ये बात ध्यान रखना, मेरा बोलना सुनना ही नहीं है, मेरा बोलने के बाद खुद को भी बोलना है, ठीक है। जितनी तेज़ आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ उतनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमें मिलाना है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, हमने देखा साइको मतलब माइंड होता है, और लॉजी मतलब स्टडी या साइंस होता है, और IST मतलब पर्सन। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होगा, तो साइकोलॉजिस्ट आप इनमें ऑप्शन में पढ़िए, विजन, तो विजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं साइकोलॉजिस्ट से। द अनकॉन्शियस
अनकॉन्शियस होगा क्या साइकोलॉजिस्ट का? हमने कहा अनकॉन्शियस हो सकता है साइकोलॉजिस्ट का। अब देखिए अनकॉन्शियस किसका होगा, या तो इसका होगा या तो इसका होगा, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से बात की जा रही है। लेकिन इन दोनों में से कौन होगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है। आप गलती करेंगे ना कभी भी, ये करेंगे इसको, या तो आप इसका समझेंगे या तो आप इसका समझेंगे, क्योंकि इन दोनों में, इन दोनों का मतलब है माइंड से रिलेटेड, स्पिरिट सोल से रिलेटेड, और ये भी माइंड ही है। तो आप कन्फ्यूज होंगे अब कौन सा वाला माइंड होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने देख लिया इन दोनों का, ये इन दोनों में से किसी एक का बी है। ठीक है, अब देखिए सी, ये भी नहीं, लोन डी देखिए लेंसेस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी नहीं, पी फीट ये भी नहीं, टीथ भी नहीं, प्रॉब्लम ऑफ एजिंग भी नहीं, जॉइंट ऑफ द स्पाइन भी नहीं, हैंड राइटिंग भी नहीं, बिहेवियर। अब देखिए हमें दो चीज़ मिल गई जो इन चीज़ों से रिलेटेड है। हमने कहा एक या तो अनकॉन्शियस, एक या तो बिहेवियर, और वो भी इन दोनों में से किसी एक का। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो समझना दोस्तों। अब देखिए साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट कोई बंदा है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो हमने पढ़ा था कि वो आपको बिहेवियर को देखता है, बिहेवियर को देखेगा आपके, कि आप कैसा बिहेवियर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है। ठीक है, आप प्रोडक्टिव कब कैसे, आपको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो बिहेवियर का क्या होगा, बिहेवियर का कौन, साइकोलॉजिस्ट। और जो साइको एनालिस्ट है वो सिंपली आपके अनकॉन्शियस माइंड को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। मैंने आपको बताया था, आपको सदमा लगा हो, उसका जो विश्लेषण कौन करेगा, हमने देखा एनालिस्ट मतलब, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना होता है। तो जो आपकी अनकॉन्शियस सदमा है, जो पुराने विचार, डर हैं, फेयर हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो विश्लेषण कौन करेगा, वो साइको एनालिस्ट करेगा। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट, अब आप जानते हैं ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, डोंट मतलब टूथ, अडोंटो मतलब टूथ, और आईएसटी मतलब स्पेशलिस्ट। तो जो दांतों का स्पेशलिस्ट हो वो कौन, ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये सिंपली ये हो गया टीथ। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट मेजर विजन, तो कहीं लिखा है क्या मेजर विजन, तो आपने कहा नहीं लिखा, तो डायरेक्ट विजन अकेला लिखा है तो विजन ही होगा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन कौन होता है, अब देखा आपने ऑप्टिशियन वह होते हैं जो नॉर्मली दुकान वाले होते हैं, चश्मा की जो अपन नंबर का चश्मा बनाते हैं, आँखों का चश्मा बनाते हैं, वो ऑप्टिशियन होते हैं। ठीक है, तो देखो कहीं लिखा है क्या, तो आपने कहा ये लिखा है लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिशियन ये हो गया। ठीक, ऑप्टिशियन, गुड। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑस्टियोपाथ। ऑस्टियोपाथ, तो ऑस्टियोपाथ देखिए हमने देखा ऑस्टियोपाथ अस्थि रोग विशेषज्ञ, मतलब हड्डियों का या ब्लड वेसल्स का डॉक्टर हो, जो मसाज, जो सोने मोने में गड़बड़ हो जाती है उनको सही करता है, तो ये सी हो गया इसका। हमने कायरोप्रैक्टर, अब कायरोप्रैक्टर क्या होते हैं, ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, क्योंकि कायरोप्रैक्टर में हमें समझ में नहीं आता, या तो हम ये समझते हैं फीट होगा, या हम समझते हैं ये, क्योंकि दोनों में से तो और कोई सा हो ही नहीं सकता। अब ये कायरोप्रैक्टर और ये कायरोपोडिस्ट है, ये मैं मिटा रहा हूँ, कायरोपोडिस्ट। तो आपने कहा कायरोप्रैक्टर होते हैं क्या, कायरोप्रैक्टर होते हैं जॉइंट कायरोप्रैक्टर होते हैं जॉइंट ऑफ द स्पाइन। मैंने आपको बताया था ना कि जो स्पाइन से रिलेटेड जॉइंट होते हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कायरोप्रैक्टर करता है। और कायरोपोडिस्ट, ये जो आठवां कायरोपोडिस्ट है, ये फीट के डॉक्टर होते हैं। कायरोपोडिस्ट से ही समझ में आ रहा है, ये जो लास्ट में पोडिस्ट है, ये लास्ट में जो पोडिस्ट है ये फीट को डिनोट कर रहा है, पोडिस्ट मतलब फीट, तो कायरोपोडिस्ट जो फीट के हों। ठीक है, और कायरोप्रैक्टर जो जॉइंट ऑफ द स्पाइन हो। ठीक, नेक्स्ट चलिए, ये ग्राफोलॉजिस्ट है, तो हैंड राइटिंग तो आप समझ ही गए, ग्राफो मतलब होता है टू राइट, और लॉजी मतलब साइंस, और आईएसटी मतलब पर्सन। तो जो हैंड राइटिंग का विशेषज्ञ हो वो कौन है, ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये 9 का आई हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट, तो आप जानते ही हैं ओल्ड एज, तो प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, जो एजिंग की प्रॉब्लम है उनको। तो आई होप पूरे हो गए, एक बार आपको चेक जरूर करना है। ठीक, मेरे हिसाब से 100% सही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ फिजिशियन। हमने कहा एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है क्या वो एक फिजिशियन होता है, अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ फिजिशियन। फिजिशियन माने दोस्तों, अ साइकोलॉजिस्ट, मैं देख तो लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि हाँ,
अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ फिजिशियन। फिजिशियन मतलब होता है डॉक्टर दोस्तों, क्या होता है? डॉक्टर। क्या एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं? बताइए। साइकोलॉजिस्ट मतलब ज़रूरी है जो साइकोलॉजिस्ट, देखिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है जो साइकोलॉजिस्ट हो वो डॉक्टर हो? फिजिशियन मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, फिजिशियन मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो क्या साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो? हमने कहा ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हो। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप मान लो आप अगर साइकोलॉजी की बुक पढ़ने लगो तो आप भी एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ साइको एनालिस्ट फॉलोज फ्रीडन टेक्निक्स। तो हमने कहा हाँ, साइकोलॉजिस्ट फ्रीडन टेक्निक का, फ्रीडन टेक्निक है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अ साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिस्ट फॉलोज फ्रीडन टेक्निक फॉलो करते हैं, मैंने कहा हाँ। थर्ड है एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रेंट टीथ। हमने कहा ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब दांतों को सही करने वाला, दंत विशेषज्ञ, और स्ट्रेटनिंग टीथ मतलब ये मैचिंग, ट्रू, ठीक है, दांतों को सही करता है। अब देखिए एन ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब एंड फिट्स ग्लासेस। हमने कहा हाँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं और फिट करते हैं ग्लासेस को। हमने कहा सही है, लिखते हैं, मापते हैं और कभी कभी फिट भी कर देते हैं। पांचवा एन ऑप्टिशियन में प्रिस्क्राइब ग्लासेस फॉल्स है। ऑप्टिशियन दोस्तों एक कोई भी हो सकता है, ऑप्टिशियन हमें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, हमें निर्देशित नहीं कर सकता किसी ग्लास के लिए, लिख के नहीं दे सकता कि इस नंबर का बनाओ, ना हमारी आंखों की जांच कर सकता। ये सिंपली चश्मा बनाता है, ना कि हमरा पता करता कि हमें किस नंबर का लगेगा। तो ये फॉल्स है, पाँचवे का क्या है? फॉल्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छठा देखिए, छठा क्या है? एन ऑस्टियोपैथ में यूज मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव टेक्निक। हमने कहा ट्रू है। ऑस्टियोपैथ जो मसाज और अनदर मैनिपुलेटिव टेक्निक है उनका यूज करता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑस्टियोपैथ का, आप दोस्तों मैंने ऑस्टियोपैथ पे, आपको पता है मैंने ऑस्टियोपैथ पे एक बहुत लंबी कहानी सुनाई थी गांव की, जिसमें मैंने आपको बताया था बिना डिग्री के भी ऑस्टियोपैथ होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा तो आपको इस वर्ड में कन्फ्यूज हो रही होगी। उस वर्ड में मैंने 1000 बार इस ऑस्टियोपैथ बताया था कि गाँव पे जो हड्डी मड्डी इन सूतने वाले होते हैं ना, वो एक तरीके से ऑस्टियोपैथी तो होते हैं, ठीक, ट्रू है। सातवां, अ कायरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री। क्या कायरोप्रैक्टर के पास मेडिकल डिग्री होती है? अ कायरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री, बताइए, कायरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री, जल्दी बताइए। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए मैं अभी आपको आपके लिए छोड़ता हूँ, आप जब तक सोचिए। अब पोडियाट्रिस्ट, ये कायरोपोडिस्ट है यार, ये बार बार पोडियाट्रिस्ट पोडियाट्रिस्ट। अ कायरोपोडिस्ट में परफॉर्म मेजर सर्जरी के, नहीं, ये मेजर सर्जरी कहाँ करते हैं भैया? मेजर सर्जरी नहीं, छोटे मोटे काम करते हैं ये तो, पंजों के, फूट के। अ ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज कैरेक्टर फ्रॉम हैंड राइटिंग, सही बात है। अ जेरेंटोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एडल्सेंस। हमने कहा ट्रू, ये सही है, ठीक है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहे हैं अ जेरेंटोलॉजिस्ट मतलब जो ओल्ड एज का विशेषज्ञ हो, बुढ़ापे का। इट्स इंटरेस्टेड इन नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ अडल्सेंस। अब अडल्सेंस मतलब दोस्तों युवा अवस्था होती है, ये तो बुढ़ापे का होता है, तो युवा अवस्था कैसे? तो हमने कह दिया फॉल्स है। क्या है? एक फॉल्स है। अ कायरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री, ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो सातवें का हम एक बार चेक करेंगे क्या है, नहीं है, देख तो मैंने बोला था, क्योंकि ये कायरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री, ये फॉल्स है। कायरोप्रैक्टर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कोई भी मेडिकल डिग्री हो उसके पास, ठीक है। कायरोप्रैक्टर कोई भी हो सकता है आपका, जैसे कि आपका गांव का कोई भी बंदा कायरोप्रैक्टर हो सकता है जो आपके नंगूठे मंगूठी सूत सात के चटका चटकू दे, ठीक है। तो बाकी सब सही है। अब इसमें कुछ दोस्तों है कि आप जब नई बुक, आपके पास जो बुक है उसमें देखोगे तो एक दो क्वेश्चन इसमें से हट के नए क्वेश्चन ऐड हुए हों, तो उनसे टेंशन ना लें, ठीक है। आप उनको क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया है तो, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो कि इनमें वो क्वेश्चन क्यों नहीं, इसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन डिफरेंट है, उनमें दो तीन क्वेश्चन अलग हो, ठीक। बाकी सब सेम है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डल्व इनटू द अनकॉन्शियस। अब डल्व इनटू द अनकॉन्शियस जो आपके अनकॉन्शियस में डूब जाता है, आपके अनकॉन्शियस में घुस के विचार बदल देता है आपका, वो कौन होता है? जल्दी बताइए। तो वही बात
कि अनकॉन्शियस मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना, आपके सदमे के बारे में बात करना। तो ये वो कौन होता है? साइको एनालिस्ट, वो एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? साइको एनालिस्ट। यूजेज आइदर मसाज एंड मैनिपुलेशन और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीड्यूर टू ट्रीट इलनेस। तो हमने कहा मसाज की ओ से शुरू हो रहा है तो कौन आएगा? ऑस्टियोपैथ। कौन आएगा? ऑस्टियोपैथ। टेक केयर ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ द फीट, जो फीट के माइनर एलिमेंट का जो टेक केयर करता है वो क्या होता है? तो देखिए पी नहीं, ये सी से शुरू होगा, इस सी से शुरू होगा। तो अब बताइए सी से शुरू कौन होता है? तो आप कहोगे फीट की बात की जा रही है। फीट तो मैंने बताया था पोडिस्ट, तो फीट मतलब पोडी, पोडिस्ट तो कायरोपोडिस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कायरोपोडिस्ट। क्या आएगा? कायरोपोडिस्ट। नेक्स्ट देखिए चौथा, चौथा क्या है? स्ट्रेटन टीथ, तो हमने कहा ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है। एनालाइज हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राइंड लेंसेज एंड सेल्स ऑप्टिकल गुड्स, जो चश्मे मस पे बेचता है वो ऑप्टिशियन। ठीक है, तो वो कौन होता है? ऑप्टिशियन। डील विद द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, जेरेंटोलॉजिस्ट, जो मतलब एजिंग की जो बुढ़ापे की जो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं। दोस्तों जरूर नहीं बुढ़ापे में आपका मेडिकल प्रॉब्लम माने आपकी किडनी प्रॉब्लम हो रही, यूरिन प्रॉब्लम है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो सब ये ठीक करे नहीं, ये आपको बस सिंपली सलाह देता है। आपको समझ रहे हो ना? नॉन मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। ठीक है, चिकित्सक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, जेरेंटोलॉजिस्ट होता है। मैनिपुलेट आर्टिकुलेशन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, ये कौन होता है? कायरोप्रैक्टर। ठीक है, स्पाइनल कॉलम से ही समझना है आपको। आर्टिकुलेट करे कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर। ठीक। अब दोस्तों इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन कम हैं, उनको मैं अपनी बुक उठाइए या मैं अपनी बुक उठा लेता हूँ, उसमें से मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो एक है स्टडीज़ एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज करता है। वैसे इसमें सब कुछ हो चुका है, घुमा फिरा के उन्होंने सब कुछ पूछ लिया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि भाई हमें कुछ छूट तो नहीं रहा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और आगे क्या है? अब हमें, हाँ जे है ना, मैं कह रहा था छूट रहे हैं यहाँ पे, तो हैं ये, वही तो स्टडीज एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर कौन होता है? जल्दी बताइए। साइकोलॉजिस्ट। ये करता है आपके बारे में बिहेवियर की बात आ जाए तो साइकोलॉजिस्ट ही लगाना है, समझ रहे हो? और अनकॉन्शियस की बात आ जाए तो साइको एनालिस्ट। तो ये स्टडीज करता है, अध्ययन करता है आप ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, मतलब हम जैसे कि मोस्ट कॉमन ह्यूमन बिहेवियर होता है कि भाई स्वीट पसंद है, या मतलब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि इंसानों का व्यवहार कैसा होता है, वो साइकोलॉजिस्ट होता है। 10वां मेजर विजन एंड प्रेस्क्राइब ग्लासेस, ऑप्टोमेट्रिस्ट। मेजर से ही समझ में आना चाहिए, मेट्रिस्ट आएगा तो ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, या ऑप्टोमेट्रिस्ट भी कह सकते हैं, या ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन भी कह सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट मोर कॉमन है, यही आपको मिलेगा। ठीक, चलिए ये इनके आंसर हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें और इनको देख देख के आप ज़रूर भरें। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिंपली शुभम धाकड़ मैथ सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके थ्रू जाइए। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये सेशन 7 ख़त्म हुआ दोस्तों, हम सेशन 8 पढ़ेंगे। सेशन 8 होगा ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप क्या करें, सेशन 8 को पहले एक बार खुद से पढ़ें, फिर मेरा वीडियो आए उसको देखें। तो ये समझ लो कोई माई का लाल आपको इस किताब को याद करने से, आप में घुलने से, आपके डीएनए में घुल जाएगी ये टाइटेनियम की तरह। मतलब आपको डीएनए में घुल जाएगी ये बुक, कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको, अगर आप मेरा इतना साथ दे देंगे कि मैं जो वीडियो डालता हूँ उससे पहले आप एक बस नॉर्मली रीड कर लेना, बस मोटा मोटा कुछ समझ आए या ना आए। ABCD, अगर ABCD लिखी है जैसे ओरिजिन लिखा है तो आप ऐसे भी रीड कर लेंगे ना, ORIGINSANDERELT। अगर पढ़ना भी नहीं आ रहा तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई माइकल लाल आपको एक किताब सीखने से नहीं रोक सकता। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। सेशन 8 हम शुरू करेंगे कल से, बहुत एनर्जी, बहुत मज़े, बहुत जोश के साथ मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं भी
कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में लेजीनेस नाम की कोई चीज़ ना बचे। तो आपको भी कोशिश करना है कि आपकी ज़िंदगी में लेजीनेस नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन वीडियो को देखने में लेजीनेस नहीं आना चाहिए, इस किताब को पढ़ने में लेजीनेस नहीं आना चाहिए, पढ़ाई करने में लेजीनेस नहीं आना चाहिए। You must do hard work for your future. You must do hard work for some worthful activity. So goodbye friends, and we will meet in the next video. And if you are new in our channel, you must be subscribe and like our video. So goodbye, take care yourself.